हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है जेलेटिन स्टिक्स पे एंड एक्सप्लोजिव्स कि किस तरह से जेलेटिन स्टिक्स क्या होती हैं, एक्सप्लोजिव्स के तौर पे यूज़ होती हैं, इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी, उनके घर के बाहर महाराष्ट्र में जेलेटिन स्टिक्स मिली हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पे सामने आए हैं कि कोई भी फेस्टिवल होता है, किस तरह से ये स्टिक्स जो हैं वो प्रोक्योर होती हैं, कौन इनको बेचता है, कौन ख़रीद सकता है, क्या प्रोसेस है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी। पीडीएफ लेकिन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बिकॉज ये डाउट्स के लिए आई ऑलवेज गिव सोशल मीडिया बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, ये जो जेलेटिन स्टिक्स हैं ये क्या है बेसिकली, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये चीप एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं, बहुत ही कम प्राइस में। अदरवाइज जो बिग एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, ये चीप एक्सप्लोजिव मटेरियल हैं। और इनको कौन यूज़ करता है? इनको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं जो कि माइनिंग में है और कंस्ट्रक्शन वर्क में है। किस तरह के काम में यूज़ होती हैं? बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, रोल्स, रेल्स, टनल्स, जब ये सब काम चल रहा होता है वहाँ पे अगर हमको ब्लास्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये जेलेटिन स्टिक्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि ये जो जेलेटिन स्टिक्स हैं आप इनको डेटोनेटर के बिना यूज़ नहीं कर सकते। डेटोनेटर यानी जो इग्नाइट करता है, जो इसको इनिशिएट करता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये एक ब्लास्टिंग कैप है जो कि एक्सप्लोजिव को ट्रिगर करता है कि हाँ अब ब्लास्ट होगा। तो बिना डेटोनेटर के अगर आप जला देंगे जेलेटिन स्टिक्स को तो कुछ नहीं होगा, राइट। अब देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ जिनके पास लाइसेंस है वो मैन्युफैक्चरर्स, जिनके पास लाइसेंस है वही जेलेटिन स्टिक्स जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद इनकी इनको रेगुलेट कौन करता है? तो ये जो मैन्युफैक्चर हैं इनको रेगुलेट करता है पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेसो को पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स कहा जाता था। और जब से पेसो का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, इंसेप्शन हुआ है 5 सितंबर 1898 से, तब से यही नोडल एजेंसी है जो कि सेफ्टी और हजार्डस सब्सटेंसेस की सेफ्टी को लेकर, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स हो गए, कंप्रेस्ड गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसकी देखरेख करती है, इसको रेगुलेट करती है। कौन? PESO, पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये जो बॉडी है, जैसे अगर आप पेसो की साइट पे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है कि यही वो बॉडी है जो अप्रूव करती है, ग्रांट देती है, कोई अमेंडमेंट करती है या रिन्यू करती है किसी भी तरह का लाइसेंस या परमिट, जो कि किस लिए चाहिए? ये जो एक्सप्लोजिव हैं इनके मैन्युफैक्चर को लेकर, टेस्टिंग, ऑथराइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यानी एक्सप्लोजिव से रिलेटेड कोई भी काम है तो यही बॉडी उसकी आप कह सकते हैं रेगुलेट करती है, उसको देखती है, सारी परमिशंस यही देती है। और पेसो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वहीं पे होता है। एक्सप्लोजिव किसके अंडर? एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 और एक्सप्लोजिव रूल्स 2008 के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। देखिए अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि इतना सारा रेगुलेशन है तो कैसे ये जो जेलेटिन स्टिक्स हैं ये महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी के घर के मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली? तो देखिए इसका पूरा प्रोसेस है। जब भी कोई इंसान, कोई कंपनी, कोई बिजनेस जेलेटिन स्टिक्स लेना चाहता है तो इसका प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, इसको लिया कैसे जाता है? तो आप एक इंडेंट देंगे। इंडेंट क्या होता है? डिमांड। आप पेसो की वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके एक डिमांड देंगे, या फिर जो नॉट पेसो की वेबसाइट पे जाके आप जो मैन्युफैक्चर है जहाँ से आपने लेना है वहाँ पे आप एक इंडेंट देंगे, INDNT, यानी एक डिमांड देंगे। जब आप वो डिमांड देंगे तो वो पेसो के थ्रू, पेसो के पोर्टल के थ्रू मैन्युफैक्चर के पास पहुँचेगी, जिसको वो RE फॉर्म 11 बोला जाता है। तो उसके थ्रू ये मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचेगी। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? एक दूसरे फॉर्म पे जो बॉक्स एक्सप्लोजिव का वो बेचना चाहेगा, एक तो वो बॉक्स जो है वो बार कोडेड होगा। यहाँ पे इसकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल रखा है कि कोई भी एक्सप्लोजिव आप जैसे बेच रहे हैं तो वो बार कोडेड होना चाहिए।
अब वो बार कोडेड होगा ताकि हम उसको ट्रेस कर सकें कि कहाँ से, कौन से सेलर ने इसको बेचा है, कहाँ पे बायर ने इसको ख़रीदा है। तो ये बॉक्स का जो सारा डिटेल्स है, ये सारा एक और आरई फॉर्म 12 होगा, उस पर भरा जाएगा और ये पैसों के पास भी सारी डिटेल्स रहेंगी और पुलिस के पास भी सारी की सारी डिटेल्स रहेंगी। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इतना सिक्योरिटी है, बार कोडेड है, फिर अभी तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया कि ये कहाँ से आया था। वैसे तो पता चला है कि ये जो जेलेटिन स्टिक्स थी ये किसने बेची थी, कोई नागपुर बेस्ड सेलर था, उसने बेचा था। लेकिन और डिटेल्स इसलिए सामने नहीं आ पाती क्योंकि देखिए ये जो बॉक्स है उसमें बहुत सारी जेलेटिन स्टिक्स जो हैं वो पड़ी हैं और ये बॉक्स बार कोडेड है। एक एक जो जेलेटिन स्टिक है वो बार कोडेड नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है कि सपोज कोई बिजनेस है जिन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, टनल कंस्ट्रक्शन करना है, ब्लास्टिंग के लिए उन्होंने इस तरह से एक बॉक्स खरीदा, वो लेके गए, लेकिन बीच में से कुछ जेलेटिन स्टिक्स बच गई। तो कई बार क्या होता है, ये जेलेटिन स्टिक्स जो हैं ये ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती हैं हायर प्राइसेस में, और फिर जो ब्लैक मार्केट में रिटेलर्स होते हैं इसको और भी ज़्यादा पैसों में आगे बेचते हैं, राइट। तो इस वजह से ये जो सिंगल स्टिक है ये बार कोडेड नहीं है, तो इसका पता लगाना यहाँ पे मुश्किल है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई डायरेक्शंस जो दी हैं उसमें कहा गया है कि ये जो सिंगल स्टिक है, जो सिंगल एक्सप्लोजिव अंदर होगा, उसको भी बार कोड किया जाए। लेकिन अभी उस प्रोसेस को ऑलमोस्ट 6 to 7 months लगेंगे जब तक वो इम्प्लीमेंट होता। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम अंदर के स्टिक्स को भी बारकोड कर रहे हैं, अगर कहीं पे एक्सप्लोजिव फट गया, कहीं पे कोई ब्लास्ट हो गया और किसी का नुकसान हो गया, जैसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो फिर उसको पता लगाने का क्या ही फ़ायदा कि कहाँ से बिका है। तो उससे पहले ही हमको अपनी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इसलिए जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये सब मिलके क्या करते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल पास में आता है तो जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सेलर्स रहते हैं, ये पूरा डेटा उनसे लेते हैं कि कहाँ कहाँ किसने एक्सप्लोजिव्स खरीदे हैं। तो सिक्योरिटी की यहाँ पे ज़रूरत है और रहती भी है इनफैक्ट। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि किस तरह से ये जेलेटिन स्टिक्स जो हैं वो प्रोक्योर की जाती हैं। तो क्या कभी ये जेलेटिन स्टिक्स किसी टेरर एक्टिविटी में यूज़ हुई हैं? तो अगर हम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड महाराष्ट्र के बारे में देखें, फ्रॉम 2002 till 2003 जो ये जेलेटिन स्टिक्स हैं इनको अटैक्स में यूज किया गया है टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको गुजरात मुस्लिम रिवेंज फोर्स कहा जाता है, राइट। ऐसे एक अटैक में ये जो जेलेटिन स्टिक्स हैं इनको हैदराबाद के कहीं आउटस्कर्ट से खरीदा गया था। अब जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर रही है एक रूल जहाँ पे इंडिविजुअल एक्सप्लोजिव, क्योंकि मैंने आपको यही प्रॉब्लम बताई, अभी बॉक्स बार कोडेड होता है, लेकिन अब इंडिविजुअल एक्सप्लोजिव जो होगा उसको बार कोड किया जाएगा, हर कार्ट्रिज जो होगी उसको बार कोड किया जाएगा। और प्रायर लाइसेंस, यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत है, ना सिर्फ इन एक्सप्लोजिव को बनाने के लिए लेकिन बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है, तभी हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग रह पाएगी। अब देखो यहाँ पे तभी फोकस किया जा रहा है क्योंकि बारकोड तो हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं पे ब्लास्ट हो गया तो इस तरह का मेजर किसी काम का नहीं है। तो ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए क्लोज मॉनिटरिंग जो है मैन्युफैक्चरर्स की, सेलर्स की, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस तरह से मैंने आपको फेस्टिवल्स की एग्जांपल दी कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए जितने भी एक्सप्लोजिव मटेरियल्स बनाए गए हैं, खरीदे गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे गए हैं, उन सब की अकाउंटेबिलिटी लोकल पुलिस रखती है, वो इस पर टैप रखती है। अब जो बायर और सेलर हैं यहाँ पे वो भी मेंटेन रखते हैं रिकॉर्ड्स कि किस तरह के एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो कहाँ पे बिके हैं, और इन रिकॉर्ड्स को पीरियोडिकली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो चेक करती हैं और करना चाहिए अगर हम कोई भी इस तरह की एक्टिविटी फ्यूचर में अवॉइड करना चाहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे। तो यही था आज हमारा लेक्चर जहाँ पे हमने जेलेटिन स्टिक्स के बारे में देखा कि ये क्या होते हैं, किस तरह का एक्सप्लोजिव मटेरियल है, कैसे बनता है, किन लोगों के पास लाइसेंस रहता है, प्रोक्योर कैसे किया जाता है, और बार कोडिंग का जो पूरा मटेरियल है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सब आपको बताया जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टडी IQ की साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं EMI भी अवेलेबल है UPSC IAS प्री मेन स्मार्ट कोर्स पे, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जब आप लॉग इन करेंगे। थैंक यू सो मच।